हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रशांत कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे चैनल विज्ञान विला एजुकेशन में। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो भी नया वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। वेलकम बच्चों, चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। और आज की क्लास का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये हमारी वीडियो सीरीज चैप्टर नंबर 11 का सेकेंड पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म को स्टडी किया है। आज हम लोग रिफ्रैक्शन जो कि एटमॉस्फेयर के थ्रू होता है उसको स्टडी करने जा रहे हैं। एंड दिस टॉपिक इज द वेरी हॉट फेवरेट टॉपिक फॉर सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू। हर बार इस टॉपिक में से बच्चों मिनिमम ऑफ 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दे कैन बी 1 मार्कर, 2 मार्कर्स और 3 मार्कर्स क्वेश्चन। तो प्लीज़ आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करिए, राइट। और जिन लोगों ने अभी तक पिछले वीडियोस को नहीं देखा है वो प्लीज़ वीडियो को देख लें ताकि आप नए कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए जो पुरानी बेसिक फाउंडेशन है उसको ढंग से समझ पाएँ। चलिए आगे चलते हैं और जल्दी से आ जाते हैं रिफ्रैक्शन के ऊपर। हमने इसको चैप्टर नंबर 10 के अंदर बच्चों कंप्लीट डिटेल स्टडी में किया है और मैंने आपको वहाँ पर ये समझाया था कि रिफ्रैक्शन हमेशा तब होता है जब देयर इज़ अ चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। इन द स्पीड ऑफ लाइट, जहाँ कहीं भी लाइट की स्पीड चेंज होगी वहाँ पर रिफ्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि वी रिक्वायर्स 2 थिंग्स। एक हमें चाहिए होता है इंटरफेस जो बेसिकली मीडियम को डिवाइड करता है, जिसको हम कहते थे मीडियम नंबर 1 एंड मीडियम नंबर 2। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका ज़्यादा होगा उसे हम कहते थे बच्चों डेंसर मीडियम एंड जिसका कम होता था उसे हम कहते थे रेयर मीडियम। यानी कि n of this medium will be larger than the n of this medium and hence जब कभी भी लाइट रे मीडियम को चेंज करेगी तो बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पर 2 डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको नजर आ रहे हैं, क्या होता था बच्चों, दिस स्पीड चेंज हैपन, राइट। स्पीड बदल जाती थी जिसकी वजह से क्या होती थी, बेंडिंग होती थी। और हमने ये भी पढ़ा था दैट दिस अमाउंट ऑफ बेंडिंग विल डिपेंड अपॉन द स्पीड चेंज, राइट। जितना ज़्यादा स्पीड चेंज होगा, अगर स्पीड चेंज का अमाउंट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जो बेंडिंग है वो भी ज़्यादा होगी। आई होप आपको ये सारी बातें याद होंगी। अगर आपको ये बातें अभी भी नहीं पता हैं तो प्लीज़ जाकर बच्चों मेरा वीडियो लेसन सीरीज 10 देखिए ताकि आप ये सारी बातों को वहाँ पर डिटेल में समझ सकें। खैर आगे चलते हैं। आज हमें डिस्कस करना था रिफ्रैक्शन बाय एटमॉस्फेयर। अब सबसे पहले एटमॉस्फेयर को समझ लेते हैं बच्चों कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। सो एटमॉस्फेयर क्या है, बेसिकली ये मिक्सचर है। ये बच्चों क्या है, दिस इज अ मिक्सचर। और ये मिक्सचर किस किस चीज़ों का है, गैसेस हैं इसके अंदर, राइट, डस्ट पार्टिकल्स हैं, राइट, एंड अदर ऑल दोज पार्टिकल्स जो हमारे इस सराउंडिंग के अंदर फ्रीली सस्पेंडेड हैं। ये सभी मिलके बच्चों एक एटमॉस्फेयर प्रिपेयर करते हैं। और ये एटमॉस्फेयर करता क्या है बच्चों, लेट्स सपोज कि ये अगर हमारी अर्थ है, लेट्स सपोज दिस इज अवर अर्थ, तो ये हमारी अर्थ को कुछ इस तरीके से बच्चों कवर करता है, यहाँ तक, जैसे ये इस तरीके से बच्चों हमारे अर्थ के चारों तरफ फैला हुआ है, राइट। सो दिस इज द एटमॉस्फेयर, जिसके अंदर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कुछ गैसेस का मिक्सचर होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड वेरियस ऑफ गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, कुछ फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे जो इस एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट हैं, राइट। सो दिस इज एटमॉस्फेयर। अगर मैं इसकी बात करूं नेचर की बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी स्टेट कैसी है बच्चों। अगर हम स्टेट की बात करें तो ये एक गैसियस स्टेट में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें कि इसका नेचर कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है बच्चों, तो इट इज एक्टिंग एज एन इंसुलेटर। ये एक इंसुलेटर है। आप समझते होंगे कि इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, कि ये बैड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का। और यहाँ पर हमें जो टर्म यूज़ करनी है बच्चों, या जो रिलेटेड वोकैब को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, दैट वोकैब और दैट टर्म इज बेसिकली इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट।
राइट, एंड इट सर्व्स अ लॉट ऑफ फंक्शंस बच्चों। एटमॉस्फेयर हमारे बहुत सारे फंक्शंस में पार्टिसिपेशन करता है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, जो अभी हमें डिस्कस करना है बच्चों, वो है हमारे अर्थ का टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय दिस एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट। नाउ बिकॉज इट इज एन इंसुलेटर, ये क्योंकि इंसुलेटर है तो ये हमारे अर्थ से हीट बहुत जल्दी रिमूव नहीं होने देता, और साथ ही साथ इसका टेम्परेचर गिरने भी नहीं देता है। ये दोनों चीज़ें करने में, मेंटेन करने में आपके अर्थ को हेल्प करता है। खैर, अभी तो हमें केवल इतना ही समझना है कि ये कैसे टेम्परेचर कंट्रोलिंग में हेल्प करता है अर्थ की। बाकी के जो इफ़ेक्ट्स हैं, जैसा कि अगर हम इसमें यहाँ पर देखें तो ये रेडिएशंस होना या और भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, उसमें भी एटमॉस्फेयर का रोल होता है। खैर, अब होता क्या है बच्चों कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट हैं, वो जैसे यहाँ पर जो बच्चों गैसेस प्रेजेंट होंगी ना, ये यूनिफॉर्म फॉर्मेट में नहीं होती हैं। दे आर नॉट यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म नहीं होती हैं। नाउ व्हाट माय पॉइंट इज कि यूनिफॉर्म नहीं होती हैं, एक्चुअली होता ये है कि ये डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड होती हैं। हम इनको कुछ इस तरीके से लेयर्स मान सकते हैं, राइट। ये इस तरीके से यहाँ पर बच्चों लेयर्स होती हैं। अब ये लेयर्स बनती क्यों हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको समझना है कि लेयर्स बनी कैसे। चलिए इसे समझते हैं। होता क्या है बच्चों कि लेट्स सपोज ये अर्थ था, राइट, दिस इज अर्थ, एंड वी हैव द एटमॉस्फेरिक लेयर्स, लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3, लेयर नंबर 4। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग कि ये लेयर्स बनती कैसे हैं। देखो भाई, यहाँ पर सन है, सन से क्या होगा, लाइट रेज इंसिडेंट करेंगी, राइट, लाइट रेज विल इंसिडेंट, एंड आपको पता है कि ये जो लाइट रेज हैं, दे हैव एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो होगा क्या कि ये हमारे एटमॉस्फेयर से जैसे ही स्ट्राइक करती है, हमारे एटमॉस्फेयर से जैसे स्ट्राइक करती है, तो ये क्या करना शुरू कर देती है, इनको हीट ट्रांसफ़र करना शुरू करती है। इट इज़ ट्रांसफरिंग द हीट, और जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है कि हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या होने लगेगा, इंक्रीज़ होने लगेगा। ऑल्दो इट इज़ इंक्रीजिंग स्लोली, बट ये इंक्रीज़ करता है धीरे धीरे। अब इसकी वजह से बच्चों होता ये है, जरा आप ध्यान से समझ के मुझे बताइएगा, ओके, आई एम गिविंग यू द हिंट ऑल्सो। देखो सीधी सी बात है, अगर मैं इसको कहूँ दिस इज़ लेयर नंबर 1, दिस इज़ लेयर नंबर 2, दिस इज़ लेयर नंबर 3 एंड दिस वन इज़ लेयर नंबर 4, और यहाँ पर हमारा अर्थ का सरफेस तो आ ही गया है, राइट, यहाँ पर हमारा सरफेस आ चुका है। तो जब सनरे L1 से टकराएगी, ऑब्वियस सी बात है इसके पास हीट उस वक्त बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से L1 का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो आई कैन राइट टेम्परेचर 1 विल बी द हाईएस्ट टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो L2 पर पहुंचेगा बच्चों, तो L2 का टेम्परेचर जो होने वाला है वो L1 से कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि कुछ हीट इसकी यहाँ यूज़ अप हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर उतनी मैक्सिमम हीट नहीं पहुँचेगी, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर थोड़ा कम होगा। एंड सिमिलरली वी हैव T3 एंड सिमिलरली वी हैव T4, राइट। यानी जो लास्ट लेयर का टेम्परेचर है वो सबसे कम है, एंड दिस इज़ द रीज़न कि ये वाली लेयर सबसे नीचे है और ये वाली लेयर सबसे ऊपर है, बिकॉज इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा था। और ध्यान रखना बच्चों, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो लीस्ट डेंस होता है, लीस्ट डेंस, और जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है वो हाईली डेंस्ड होता है, हाईली डेंस्ड। नाउ व्हाट आई मींट बाय दीज टर्म्स, हाईली डेंस एंड लीस्ट डेंस। डेंस का मतलब बच्चों यहाँ पर इस बात से है कि यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है डिफरेंट पार्टिकल्स की वो कितनी ज़्यादा है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, किसकी कॉन्सेंट्रेशन, जैसे कि अभी भी हमने पढ़ा कि इसके अंदर होते हैं डस्ट पार्टिकल्स, गैसेस एंड ऑल दो स्टफ्स।
तो ये जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा डेंस कहलाएगा। और ये आपको कहाँ मिलता है बच्चों देखने को? ये हमें देखने को मिलता है हमारे टेम्परेचर 4 लेयर पर, यानी कि लेयर नंबर 4 पर। और ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये लेयर सबसे नीचे है, इसका टेम्परेचर सबसे कम होगा, तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे वो ज़्यादा डेंस होंगे, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, राइट। अब होता क्या है इसकी वजह से? अब जरा इस इफेक्ट को समझ लेते हैं, द वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट इफेक्ट। देखिए अब क्या होगा, जब ये सनलाइट आएगी, ऐसे पड़ती है मान लीजिए, ये वाला रेयरर होगा, ये वाला डेंसर होगा इसके कंपैरिजन में, बिकॉज ये तो वैक्यूम था, और अगर ये वैक्यूम है तो यहाँ तो सबसे लीस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। और मैंने आपको बताया है जो लीस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हो सकती है बच्चों, वो हो सकती है सिंपली 1। तो ये वाली वैल्यू इससे ज़्यादा होगी तो इसकी बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल होगी, फिर इसकी बेंडिंग और ज़्यादा हो जाएगी, ये बेंडिंग और ज़्यादा होगी, एंड देन ये बेंडिंग यहाँ पहुँचेगी। यानी हुआ क्या है बच्चों, थ्रू आउट द लेयर, जैसे जैसे ये लेयर से पास होता गया L1, L2, L3, L4, जहां पर आपको डिफरेंट टेम्परेचर्स मिले, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट आए, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आए। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों किस तरीके से होंगे? N1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, देन उससे ज़्यादा N2 का, देन उससे ज़्यादा N3 का, और देन सबसे ज़्यादा N4 का। इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों सबसे ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइट रे की रिफ्रैक्शन एक बार नहीं 4 बार हुई है। यानी द पॉइंट इज कि लाइट की रिफ्रैक्शन बच्चों मल्टीपल टाइम्स होगी, दिस पॉइंट मल्टीपल टाइम्स, जिसकी वजह से इसे हम कहते हैं मल्टीपल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड दिस इज व्हाट वी हैव द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यही है बच्चों हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अंदर लाइट रे एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट हो जाती है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट लेयर्स जिनका डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और इसकी वजह से जो सबसे लाइटेस्ट है वो सबसे ऊपर मिलेगा आपको, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, एंड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है वो बिल्कुल आपको बॉटम पार्ट पे मिलेगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस जो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए थी हमारे एटमॉस्फेयर की, वो वैसी नहीं रहती है, और इसकी वजह से हमारे पास आती हैं डिफरेंट लेयर्स, एंड बिकॉज ऑफ दीज लेयर्स वी हैव मल्टीपल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेस। आई होप आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी हैव टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर बच्चों ये 2 इफेक्ट्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। फर्स्ट वन इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एंड द सेकंड वन इज एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। बट ऐसे और भी इफेक्ट्स हैं बच्चों जिनको आप नॉर्मली देख सकते हो, जैसे कि बर्निंग ऑफ फायर। जब फायर लगती है या कहीं पर भी अगर आप बर्निंग इफेक्ट देख रहे हो, जहां पर बर्निंग हो रही है, आपने वहां देखा होगा उसकी आसपास की जो एयर है वहाँ पर आपको ऐसा दिखता है, या मैं ये कहूँ वहाँ पर आपको ब्लर दिखता है ना, फ्लोटिंग होती हुई चीज़ें नज़र आती होंगी बच्चों, राइट। एंड दिस फ्लोटिंग इज बिकॉज ऑफ द सेम इफेक्ट। ये इसी इफेक्ट की वजह से हुआ है। समझो जरा कैसे। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कुछ आपने वुड्स रखी हुई थी, राइट, ये अर्थ सरफेस पर कुछ वुड्स थी, और यहाँ पर इसकी वजह से बर्निंग हो रही थी, राइट। तो इसके आसपास की ये जो सराउंडिंग एयर्स हैं बच्चों, दी सराउंडिंग एयर्स, इनका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। नाउ अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपको पता है इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। कम डेंसिटी हो जाएगी मतलब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। अगर मैं इसको N1 बोल रहा हूँ और इसके बाहर वाली एयर को N2 बोल रहा हूँ, तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा। यानी कि ये जो मैंने डॉटेड लाइन मार्क करी, अगर हम इसको इंटरफेस मान लें, सो वी हैव 2 डिफरेंट मीडियम्स N1 एंड N2, एंड जब लाइट रे यहां से बाहर निकलेगी तो क्या होगा बच्चों, रिफ्रैक्शन होगा, एज आई हैव शोन। तो इसकी वजह से भी क्या होने लगता है बच्चों, रिफ्रैक्शन होने लगता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्शन हमें क्या नजर आती हैं, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स, राइट, क्लियर। सिमिलरली दिस हैपन्स जब आप डेजर्ट प्लेस पर होते हो। डेजर्ट प्लेस पर भी आपने देखा होगा बच्चों, जब हम
थोड़ा दूर, थोड़ा फार वे में देखते हैं तो वहाँ पर भी आपको कुछ इसी तरीके का फ्लोटिंग इफेक्ट नज़र आता है। जब आप बेसिकली उस पोजीशन पर पहुंचते हैं और एक्चुअली में वहां जाके देखते हैं तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता और ये भ्रम पैदा करता है कि वहां पर वाटर जैसी कोई चीज थी, राइट। एंड इस इफेक्ट को बच्चों हम कहते हैं मिराज इफेक्ट, राइट। दिस इज नोन एज मिराज इफेक्ट, राइट। सो दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो एक तो एप्लीकेशन बच्चों ये थी। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट एप्लीकेशन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज टू मेन effects of atmospheric refraction which is discussed in your textbook. Now the very first effect is the twinkling of star, right? So now let me draw a diagram. देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारा स्टार था, right? This is the actual star जो present आपको नजर आ रहा है, okay? And this is the position जहाँ पर आप खड़े हैं, right? This is the surface बच्चों, okay? Now what happens is, अब जरा यहाँ पर हम जल्दी से अपना एटमॉस्फेयर ड्रॉ कर लेते हैं। सो लेट्स सपोज दीज आर द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, राइट। ये मैंने कुछ यहाँ पर लेयर्स बच्चों ड्रॉ कर दिए हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें बच्चों तो आपको एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा बच्चों, और वो डिफरेंस ये है कि इनके बीच की ये जो स्पेसिंग है बच्चों, देखिए धीरे धीरे कम होती जा रही है। एंड इसका रीज़न मैं अगर आपको बताऊं तो इसका रीज़न इसी बात में छिपा हुआ है जैसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हुआ है। कैसे बना था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? पहले ये लेयर्स फॉर्मेशन हुई थी ना, बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट टेम्परेचर्स। और जब टेम्परेचर डिफरेंट होता है ना बच्चों तो सबका जो रेट है डिक्रीमेंट का वो सेम नहीं होता है। यानी कि अगर यहाँ पर टेम्परेचर मान लीजिए 100 था और यहाँ पर टेम्परेचर 80 है, यानी फॉल 20 का हुआ है, तो इस बार जरूरी नहीं है बच्चों फॉल यहाँ पर अगेन 60 का होगा। इट माइट बी पॉसिबल यहाँ सिर्फ 18 का फॉल आए, क्योंकि मैक्सिमम हीट एनर्जी बच्चों सारी की सारी नहीं यूज होती है ना, वो कुछ वेस्ट भी कर देते हैं। यानी सेम एनर्जी से यहाँ पर नहीं डिक्रीमेंट होगा, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर डिफरेंस भी आपको देखने को मिलेगा वो अलग अलग वैल्यू पर आएगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर आपको डिफरेंस दिखाई देता है आपके लेयर्स के बीच में, जो कि डिस्टेंस के लिए है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, लेट्स सपोज यहाँ से लाइट रे हमारा ट्रैवल शुरू होता है। सो लाइट रे कहाँ से ट्रैवल करना शुरू कर रहा है? लेट्स सपोज दिस इज द लाइट रे जो पहले चला। नाउ बेंडिंग इधर की तरफ हुई, नाउ ये बेंडिंग हुई, नाउ दिस बेंडिंग, नाउ दिस, एंड फाइनली दिस इज रीच टू योर आई। समझ रहे हैं आप इस बात को? हो क्या रहा है बच्चों, देखिए रिफ्रैक्शन एक तो मल्टीपल टाइम हो गया, एक बार यहाँ हुआ, एक बार यहाँ हुआ, एक बार यहाँ हो गया। जितनी लेयर्स बनेंगी उतना होगा। एंड इफ यू सी द स्टार, आपको एक्चुअली में स्टार नजर कहाँ आएगा? देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो इट विल लुक लाइक दिस। ध्यान से देखिए, ये आपको कुछ यहां नजर आएगा, दिस पोजीशन, राइट। क्योंकि आपके लिए तो लाइट रे का पाथ सीधा ये है ना, ये दिस इज द स्ट्रेट पाथ, दिस इज द स्ट्रेट पाथ फॉर यू, ये आपके लिए स्ट्रेट पाथ है। तो अगर ये आपके लिए स्ट्रेट पाथ है तो आपको स्टार इस एक्चुअल पोजीशन पे नजर नहीं आएगा, वो यहां इसकी एपरेंट पोजीशन पे नजर आएगा बच्चों, एपरेंट। एंड हम इसीलिए कहते हैं कि जो हम स्टार देख रहे हैं वो एक्चुअल स्टार नहीं है, वो एपरेंट स्टार है। सो द फर्स्ट थिंग इज कि आप एक्चुअल स्टार को नहीं देखते बच्चों, एपरेंट स्टार को देखते हो। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ आपको जो स्टार है वो इस पोजीशन के बजाय यहां नजर आएगा। लेकिन ये जो लेयर्स है ना बच्चों, दीज आर ऑल्सो नॉट एट रेस्ट। ये लेयर्स भी बच्चों रेस्ट पर नहीं होती हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि ये कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ये मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से अब जो रिफ्रैक्शन का ये जो पाथ बना था ना बच्चों, ये भी डिस्टर्ब होने लगता है। दिस पाथ गेट डिस्टर्ब्ड।
और इस डिस्टर्बेंस की वजह से अब आपको इसकी एपरेंट पोजीशन भी एक जगह नज़र नहीं आएगी, वो आपको फ्लक्चुएट होती नज़र आएगी। हो सकता है कभी यहाँ नज़र आ जाए, कभी यहाँ नज़र आ जाए, कभी यहाँ नज़र आ जाए। एंड बिकॉज ऑफ दिस, जब ये स्टार आपको यहाँ नज़र आएगा तो ये अपनी इस पोजीशन पर वापस नहीं नज़र आएगा। जब ये स्टार यहाँ नज़र आएगा तो हो सकता है वो आपको यहाँ नज़र ना आए। यानी द अल्टीमेट पॉइंट इज कि एक तो आपको एपरेंट पोजीशंस दिख रही थी, एंड बिकॉज ऑफ दीज लेयर्स आर नॉट स्टेबल, ये आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन पर भी नहीं दिखती हैं, ये आपको दिखने लगती हैं डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट लोकेशंस, राइट, डिफरेंट लोकेशंस। एंड इसकी वजह से आपको स्टार क्या नजर आते हैं बच्चों, ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। सो आई होप आपको ट्विंकलिंग इफेक्ट समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो एक बार दोबारा से वीडियो को सुनिए और समझने की कोशिश करिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इफेक्ट। सो नाउ लेट्स डिस्कस बच्चों द सेकंड इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन व्हिच इज एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो लेट्स सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ सरफेस है, राइट, दिस इज अवर अर्थ, ठीक है, राइट, ये मान लेते हैं हमारी अर्थ है, ओके। एंड दिस लाइन, ये जो मैं बाइसेक्टर की तरह ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज द हॉरिजन। मान लेते हैं ये वाली लाइन क्या है बच्चों, हॉरिजन है। मैं इसको यहाँ लिखता हूँ क्योंकि अभी मुझे वहाँ स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। और हॉरिजन क्या होता है बच्चों, ये वो लाइन है कि अगर सन आपका इसके बिलो है तो हम कहते हैं कि सनसेट हो चुका है, और अगर सन इसके अबव है बच्चों तो हम कहते हैं कि अभी सन राइज की स्टेट में है, यानी कि सन आपको नजर आएगा, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, लेट्स सपोज दैट दिस इज द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ के चारों तरफ प्रेजेंट है, राइट। एंड लेट एज्यूम द सन इज प्रेजेंट समवेयर हेयर। यहां पर मान लेते हैं बच्चों हमारा सन है, राइट, दिस इज अवर सन। ये क्या है, हमारा सन है, जो कि एक्चुअल सन है ना। और क्योंकि ये होरिजन के भी नीचे है ना, दिस इज बिलो द होरिजन, सो दैट इज वाई हम अभी ये मानेंगे कि सन क्या है, सनसेट की स्टेट में है। अब होगा क्या, ये सुनो। नाउ व्हाट हैपेंस इज, देखिए ये लेट्स सपोज लाइट रे निकली, ऑब्वियस ही बात है ये वाला सरफेस रेयर है, ये वाला डेंसर है, तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगा, फिर ड्रॉ करेंगे यहाँ बेंड होगा, फिर ड्रॉ करेंगे ये बेंड हुआ और ये यहाँ पहुँचा। तो जो पर्सन अभी इस सरफेस पे खड़ा है उसके लिए अगर आप ज्वाइन करते हो बच्चों तो ये कुछ स्ट्रेट लाइन बनी। थोड़ा सा एज्यूम कर लो कि ये उसकी स्ट्रेट लाइन है, यानी कि यहाँ पर आपको एक्चुअली में सन दिखाई दे रहा होगा। सो आपको एक एपरेंट इमेज नज़र आ रही है सन की, ये आपको सन की एपरेंट इमेज नज़र आ रही है जो कि आपको फील करा रहा है कि सनराइज हो चुका है, जबकि एक्चुअली में तो ऐसा हुआ ही नहीं है क्योंकि एक्चुअल सन तो यहाँ प्रेजेंट है, ये देखिए, राइट। सो एक्चुअल सन तो अभी भी होरिजन के नीचे है, लेकिन आपको यहाँ पर सन राइज दिख चुका है। एंड दिस इज द फिनोमेना जिसे हम कहते हैं बच्चों सन राइज एडवांस्ड, है ना। देखो एडवांस सनराइज हो चुका है यहाँ पर, राइट। नाउ अब अगर हम इस बात को कुछ इस तरीके से समझें कि लेट्स सपोज सनसेट हो चुका है, एक्चुअल सन यहीं पर है अभी भी, यानी कि सनसेट तो हो चुका है, लेकिन बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये जो आपको यहाँ पर मल्टीपल एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नजर आया है, इसकी वजह से सन आपको अभी भी यहीं नजर आ रहा है, यानी होरिजन के अबव नजर आ रहा है। होरिजन के अबव है तो आपको सन दिखाई देगा, यानी कि अभी भी आपको इसकी एपरेंट इमेज ही नजर आ रही है, तो आपको सन सेट होता हुआ फील होगा, लेकिन एक्चुअली में सनसेट हो चुका है। नाउ बिकॉज there is a delay in the sunset and that is why this is known as delayed sunset process, right?
सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। दोनों में हो क्या रहा है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो आपको सन की इमेज नजर आ रही है, दे बोथ आर एपरेंट इमेजेस, जिसकी वजह से एक बार आपको लगता है कि सनराइज हो चुका है जो कि एडवांस्ड है यानी कि जल्दी हो गया, और एक बार आपको ऐसा फील होता है कि सनसेट अभी नहीं हुआ है जो कि डिलेड सनसेट है। एंड द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज बच्चों कि दोनों ही केस में जो हमें टाइम डिफरेंस देखने को मिलता है इट इज ऑफ 2 मिनट। सनराइज में भी 2 मिनट का टाइम आता है डिफरेंस, और सनसेट में भी 2 मिनट का टाइम डिफरेंस आता है, यानी अल्टीमेटली जो टोटल टाइम डिफरेंस आता है बच्चों इट इज ऑफ 4 मिनट, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बच्चों, जहां पर हमने सारे इफेक्ट्स को ढंग से समझा। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, मल्टीपल रिफ्रैक्शन कैसे होता है, एंड व्हाट आर देयर इफेक्ट्स, राइट। तो अगर वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, प्लीज डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं और अच्छे वीडियोस इस तरह से आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे सेक्शन में ज़रा बताएं। अगर आपकी कोई डिमांड है, आप कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं तो वो भी मेरे साथ शेयर करें। आई विल हेल्प यू आउट। तब तक के लिए बस वीडियोस को देखते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।